सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1908 का टॉपिक शुरू होगा। इनेक्टेड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, खैर है ना। आज यूनिट 1 भी हमारी कंप्लीट है, राइट? श्योर, ठीक है, यूनिट 1 भी कंप्लीट है। और रेस जुडिकाटा हो गया था हमारा, है ना। यूनिट 4 स्टार्ट होगी ना बच्चे, या यूनिट 3? एग्जीक्यूशन कराना था। श्योर, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। कॉज ऑफ एक्शन हो गया था, पेयर एक्ट से कराया था। पेयर एक्ट से कराया था, वो सब तो ठीक है। लड़कियों यूनिट्स भी है। ये यूनिट 3 स्टार्ट होगा, है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यूनिट 2 तक कंप्लीट हो गया था हमारा, यहाँ तक। जुरिस्डिक्शन, रेस्ट सब जुडिस, रेस्ट जुडिकाटा। अब जाएगी अभी ठीक है। यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में पहले मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि वाद की स्थापना क्या है, कैसे वाद की स्थापना होगी, ये पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन पढ़े इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की, तो अ सूट इज सिविल प्रोसीजिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट एंड बिफोर द कॉम्पिटेंट ऑफ सिविल कोर्ट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है बेटा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है प्लांट को तैयार करना। क्या करना? इंस्टीट्यूट बाय प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना प्लेंट को बिफोर द कॉम्पिटेंट ऑफ सिविल कोर्ट, एंड सूट करना, ठीक है। इट बिगिन व्हेन द प्लेंटिव इज फाइल्स प्लांट, ये तब शुरू होता है जब प्लेंटिव अपनी प्लांट जो होता है, दरखास्त जो होता है, वो डालता है अंडर सेक्शन 26 ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 ऑफ सीपीसी, ठीक है। क्या होता है? ऑर्डर नंबर 4 और सेक्शन नंबर 26 प्लेंटिव प्लांट डालता है, ठीक है। सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी क्या कहता है? सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी कहता है एवरी सूट shall be instituted by the presentation of plant or in a such other manner may be prescribed। यानी कि जो सूट होता है उसे प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। एवरी सूट को प्रेजेंट किया जा सकता है मैनर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस में, यानी क्या? यानी कि किसी वादी द्वारा न्यायालय में वाद पत्र यानी कि प्लांट दाखिल करने को वाद की स्थापना कहा जाता है। यदि ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, ए ने बी के खिलाफ क्या डाल दी? एक प्लांट डाल दी, ठीक है, दाखिल कर दी कोर्ट में, ठीक है, न्यायालय में, तो उसी को क्या कहा जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या बोला जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, ठीक है। सेक्शन याद रखना इसका बेटा 26 होता है, और ऑर्डर याद रखना इसका क्या होता है? ऑर्डर 4 होता है। रूल नंबर क्या होता है? 1 होता है। रूल नंबर 1 बेटा, एक मिनट। पार्टीज ऑफ सूट क्या होता है? पक्ष के पक्षकार क्या होते हैं? एक होता है पार्टी में प्लेंटिव, जो पर्सन ब्रिंग करता है सूट, जो पर्सन सूट डालता है। डिफेंडेंट, जो पर्सन अगेंस्ट होता है सूट के, जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है। ए और बी के बीच में क्या हुआ है बेटा? रिकवरी का केस है, मान लेते हैं रिकवरी का, पैसों की रिकवरी का। बी ने ए से पैसे लिए थे, वापस नहीं दे रहा। ए ने क्या करा? प्लांट डाल दी बी के खिलाफ, ठीक है। बी कौन हो गया? डिफेंडेंट, इसके खिलाफ हुआ है क्योंकि केस, इसे डिफेंडेंट कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? प्लेंटिव कहेंगे। और यही केस बेटा अगर क्रिमिनल होता तो क्या हो जाता? यही केस क्रिमिनल होता तो क्या हो जाता? प्लेंटिव और डिफेंडेंट होता, उसमें नहीं, एक्यूज्ड होते और विक्टिम होते, ठीक है, समझ गए? तो प्लेंटिव कौन है? डिफेंडेंट कौन है? जो क्या डाल रहा है? प्लांट डाल रहा है। प्लेंटिव जो भी क्या डाल रहा है बेटा, जिसके अगेंस्ट डाला जा रहा है प्लांट, क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट। अब एक और चीज पढ़ेंगे हम इसमें, जॉइंडर, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। पहले जॉइंडर कौन होता है? जॉइंडर ऑफ पार्टीज कौन होता है? जॉइंडर ऑफ पार्टीज कौन होता है? पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है, एक मिनट। जॉइंडर ऑफ पार्टीज कौन होता है?
ऑर्डर नंबर 1 और रूल नंबर क्या दे रखा है बेटा, 1 से लेके 5 तक जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में बताया है। जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में बताया है। क्या बताया है, ये बताया है कि व्हेन 2 और मोर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ सूट, तो उसे जॉइंडर ऑफ पार्टी कहते हैं। जैसे बेटा आपने कभी कभी कोर्ट में केसेस देखे होंगे या कभी आपने केस लॉ पढ़ी होगी, तो जैसे मैं लिखूं कि राज, ठीक है, राज वर्सेस स्टेट, ठीक है, ऑफ मध्य प्रदेश एंड ORS, ऐसे देखा होगा आपने। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, ये ORS जो है मतलब अदर्स, समझ गए, अदर्स। या कभी लिखा होता है, ये तो नंबर 1 हो गया, ये लिखा होगा आपका कि सीता एंड अदर्स ORS वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, स्टेट ऑफ मुंबई, ठीक है। तो एक तो आपने यहाँ अदर्स दिखा, एक यहाँ अदर्स दिखा, या फिर एक केस हो सकता है आपका रमेश एंड, ठीक है, क्या होगा बेटा, रमेश एंड अदर्स वर्सेस कौन, रमेश एंड अदर वर्सेस बोल सकते हो सुरेश, ठीक है, एंड अदर्स। अब आपने देखा कि भाई ये तो दोनों जगह अदर्स अदर्स आया है ना, यहाँ पे भी अदर्स आया है, यहाँ पे भी अदर्स आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है क्या कि अगर बात कर रहे हैं हम किसकी, जॉइंडर की, तो जॉइंडर में या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के साथ कोई अदर पर्सन आ सकता है एक्स, या फिर दोनों के साथ कोई अदर पर्सन आ सकता है, समझ गए। तो और जो 2 या 2 से ज्यादा प्लेंटिव होना, 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट होना, क्या कहलाता है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज। क्या कहलाता है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज। जैसे एक केस है हमारे पास, जैसे रमेश और सुरेश में लड़ाई हुई है, दोनों आपस में बहस कर रहे थे और सुरेश के साथ उसके घर वाले आ गए, रमेश के साथ उसके घर वाले आ गए, और भाई क्या हुआ, अब इधर वालों ने उनके घर वालों को भी फंसा दिया, इधर वालों ने उनके घर वालों को फंसा दिया, तो दोनों को पार्टीज बना लिया। कहते हैं ना, ये ज्यादा बोल रहा है, इसे भी पार्टी बनाओ, वकील लोग बोलते हैं ना, है ना। तो ये कि भाई क्राइम तो इनने भी किया, इसे भी पार्टी, ये भी पार्टी बनेगा। पार्टी बनने का मतलब, पार्टी बनने का मतलब है कि इसके ऊपर भी, इसे भी प्लांट के अंदर दाखिल करेंगे, है ना, इसके ऊपर भी केस होगा। रूल क्या है, प्लेंटिफ कैन ज्वाइन इफ the right of relief arise, the same act or transactions and common questions of law fact is involves, यानी कि सेम चीज इन्वॉल्व है तो हाँ प्लेंटिफ उसे उसको ज्वाइन कर सकता है, उसको भी अपने केस में ज्वाइन कर सकता है। आगे एग्जाम्पल है कि A and B and C, क्या है एग्जाम्पल, A B and C। एक तो A है, एक B है और एक C है। jointly on a house, ठीक है, their tenant demand, क्या, किसको बेटा, यहाँ पे ये जो हाउस लेते हैं ना, किसको देते हैं, their tenant, कौन है टेनेंट, किराएदार कौन है, D, doesn't pay rent, their tenant this, इन तीनों का हाउस है, jointly लिया है इन्होंने, and they can jointly file a suit D against। देखो भाई A मान लेते हैं A B C कौन है बेटा, भाई हैं तीनों, इन्होंने D को मकान दिया है, इसने किराया नहीं दिया, तो ये जॉइंटली सूट डालेंगे क्योंकि मामला इन तीनों का है, ठीक है, समझ गए, उसे बोलते हैं जॉइंडर। अरे 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 अरे, ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, पक्षकारों का गलत संयोजन। occur when wrong persons are joined as plaintiff or defendant, such joinder is not fatal the suit unless it cause confusion or injustice। और अगर गलत लोग ज्वाइन हो जाते हैं सूट में, तो ये जो जस्टिस, ये जो सूट होता है ये कंफ्यूज हो जाता है। जैसे A sue B and C but C has no relation to the dispute, this is misjoinder or defendant। जैसे बिना फालतू की खींच लेते हैं ना, तो ये कौन होते हैं बेटा, मिसजॉइंडर होते हैं। एंड ऑल्सो ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 9 CPC, नो सूट शैल बी डिफेंडेड बाय रीजन
of misjoinder or non-joinder of parties, and but the order may deal with the matter of controversy with the person actually before. यानी कि बेटा जो आपने वो कर रखा है ना, ये डिस्प्यूट्स है, अगर उसका कोई रिलेशन ही नहीं है सामने वाले का उससे, तो वो क्या होगा बेटा, मिसजॉइंडर होगा। ठीक है, ए और बी जो है उन्होंने सी पर, ए का बी से लड़ाई हो गई, उसने बी पे सूट कर दिया और सी पर भी कर दिया साथ में, तो गलत है ना, तो सी क्या है, मिसजॉइंडर है। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, आवश्यक पक्षकार को ना जोड़ना, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टी सी भी था पर उसने नहीं जोड़ा, अगर ऐसा माने तो हम बोल सकते हैं क्या कि ऑकर व्हेन इट्स एसेंशियल और नेसेसरी, अगर एसेंशियल है नेसेसरी है पार्टी, इज नॉट इंक्लूड इन दी सूट, और वो पार्टी इंक्लूड नहीं है। नेसेसरी पार्टी मतलब विदाउट वूम नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड, एंड प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी जिसके बिना डिक्री पास नहीं होगी, और प्रॉपर पार्टी हु प्रेजेंस हेल्प द कोर्ट कंप्लीटली एडजुडिकेट द मैटर, वो प्रॉपर पार्टी है जिसकी वजह से एडजुडिकेट करना पड़ रहा है उसको कोर्ट को केस। तो बोल सकते हैं अ फाइल अ सूट फॉर पार्टीशंस ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड वन को ऑनर। मान लेते हैं वही वाली बात, ए है, बी है, सी है, डी को रेंट दे देता है, तो सॉरी रेंट पे एक कमरा दे देता है और डी रेंट नहीं पे करता, तो बी और सी मिलकर डी पे क्या करते हैं, सूट करते हैं, ए नहीं करता, तो ये गलत होगा। ये कौन कहलाएगा, नॉन जॉइंडर कहलाएगा कि भाई इसके बिना तो फैसला ही नहीं हो सकता, इसको तो बुलाओ, समझ गए, आधा हिस्सा तो इसका भी है इस घर में। तो दैट को ऑनर इज नेसेसरी पार्टी, द सूट में बी डिसमिस फॉर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। भाई ये जरूरी है, तो ये सूट डिसमिस हो सकता है, पहले उसे बुला के लाओ तब केस करना, वरना नहीं होगा केस, इसमें ये हो सकता है, समझ गए। आगे नहीं, अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन सा होता है। ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 के तहत व्हेन न्यूमरस पर्सन हैव द सेम इंटरेस्ट इन सूट, वन और मोर पर्सन्स में सू फॉर डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। कंडीशन ये होनी चाहिए कोर्ट की तरफ से रिक्वायर्ड हो वो सूट, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करना, यानी कि एंड पब्लिक नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल इंटरेस्टेड पर्सन, जितने भी उस सूट को करने में इंटरेस्टेड है पर्सन, उनको नोटिस जाएगा जरूर। ठीक है, एग्जाम्पल विलेजेस, कुछ विलेजर है गांव वाले, वो फैक्ट्री पर पोल्यूशन होने की वजह से, नदी में पोल्यूशन होने की वजह से क्या करते हैं बेटा, सूट करते हैं। ओनली 3 persons फाइल द सूट रिप्रेजेंटिंग ऑल विलेजर्स, दिस रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर, इसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, डी फैक्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री का सारा पानी कहाँ जाता है, रिवर में जाता है, और भाई ये क्या कर रहा है, गंदगी फैला रहा है। लोग रिवर से, ये जो गांव वाले हैं ना, बहुत सारे रिवर से खेती करते हैं, क्रॉप करते हैं, और यही पानी गंदा है, भाई इसने तो बड़ा दुष्ट कर दिया जीना। तो ये 3 लोग निकल कर आए कि हम तुम्हारे नेता बनेंगे जी। उसके बाद इन तीनों ने पूरे विलेजर्स को रिप्रेजेंट किया कि सारे गांव वाले ये चाहते हैं, क्योंकि पूरा गांव तो उठ के नहीं आ सकता ना, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, सारे गांव वाले ये चाहते हैं ये फैक्ट्री बंद हो जाए। ठीक है, क्यों हो जाए जी, हमारे ना प्रदूषण कर रहा है, हमारे एरिया को दूषित कर रहा है, हमारी रिवर को दूषित कर रहा है, इसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के बाद आता है बेटा कि फ्रेम ऑफ सूट क्या है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, इंस्टीट्यूट मतलब सूट को दायर करना, फिर पढ़ा कौन कौन करता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सेकंड पढ़ा हमने जॉइंडर कौन है, मिस जॉइंडर कौन है, नॉन जॉइंडर कौन है। ठीक है, जॉइंडर जिसे ज्वाइन किया जाए, मिस जॉइंडर जो बिना फालतू की ज्वाइन हो जाए, नॉन जॉइंडर जब से ज्वाइन होना चाहिए फिर भी ज्वाइन ना हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट जो सूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, जो क्या करे बेटा, रिप्रेजेंटेटिव करे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सूट, वो रिप्रेजेंटेटर्स जो रिप्रेजेंट करे सूट को। अब आता है फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट क्या होता है, हाउ द प्लान एंड रिलीफ आर स्ट्रक्चर्ड और फ्रेम इन सूट, यानी कि किस तरीके से रिलीफ को या फिर सूट को
क्या किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा। रूल नंबर 1, every suit shall include the whole of the claim arising out the same of cause of actions, and if plaintiff omits or relinquishes a part of the claim, he cannot sue later for the omitted part. It means that they, as an example, if A is owed 10,000 by B, if file the suit for 5,000, he cannot later claim the remaining 5,000 separately. यानी कि क्या होता है बेटा, फ्रेमिंग ऑफ सूट तो भाई ये होता है कि सूट को फ्रेम करना, अराइज क्लेम, जैसे हम किसी पे क्लेम कर रहे हैं सूट के जरिए तो करेंगे ना, किसी कॉज ऑफ एक्शन की वजह से। पर ये बोल दिया जब प्लान दायर करोगे तो आप उसमें सारी चीज लिखोगे। इफ आपने ऐसा किया, कैसा किया जी, ऐसा आपने जैसे ए ने बी को क्या दिए बेटा, पैसे दिए 10,000 रुपए और उसने वापस नहीं दिए वो, तो या तो वो 10,000 का सूट डाले और उसने क्लेम करा क्या, ही फाइल सूट ओनली 5,000, उसने 5,000 का सूट फाइल किया और वो कहता है बाद में क्या कहता है कि मेरे तो 5,000 रुपए रह रहे हैं, तो वो फिर दोबारा 5,000 की डिमांड कर नहीं सकता। समझ गए? तो ये था फ्रेमिंग ऑफ सूट। एंड इट्स वेरी 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 इजी। व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, ये आपको पता है, वो एक्शन विच इज नेसेसरी टू प्लान टू प्रूव in order to succeed in case and give to right to sue, यानी कि एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से प्लेंटिफ क्या करता है, प्लांट दायर करता है, वो एक्शन तो तुम्हें वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि इसकी वजह से मैंने किया है। और अगर वो उल्टा हो गया, क्या आप झूठ बोल रहे थे या सामने वाली पार्टी ने से उल्टा कर दिया कि नहीं भाई हमने तो ये करा ही नहीं था, ऐसा कोई कारण नहीं है। जैसे बी, इफ बी फेल्स टू रिप्लाई एज लोन एंड इफ क्या द फेलियर टू पे बिकम्स द कॉज ऑफ एक्शन, अगर बी फेल हो गया रीपे करने में ए का लोन, ठीक है, तो द फेलियर टू पे बिकम द कॉज ऑफ एक्शन, जो फेलियर के थ्रू पे उसका कंपनसेशन बन रहा है वो उसको पे करना पड़ेगा। और बी ने ये सिद्ध कर दिया कि मैंने तो कोई लोन ही नहीं लिया इससे, है ना, तो ए को उसके डिफेमेशन के आधार पर कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कि भाई तूने इसको डिफेम क्यों किया। समझ रहे हो? दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू sue the plaintiff and file the plaint.